वेलकम बैक टू योर चैनल द सक्सेस मैन एट द रेट। दोस्तों, द सक्सेस मैन एट द रेट एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच लेकर आता है जो जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हमारा डिस्कशन चल रहा है और 225 क्वेश्चनों तक हमारा रिवीजन डिस्कशन चल चुका है। दोस्तों, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, उससे पहले के और प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं रिवीजन के अंतर्गत उनको शामिल किया गया है और उन प्रश्नों को आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, तो फटाफट से वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें। दोस्तों, हमारा प्रयास है कि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकें। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। तो दोस्तों, एक चीज़ और कि आप अगर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो अपने प्ले लिस्ट में जा कर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि लगभग 1000 से 1500 के प्लस में क्वेश्चन दिए गए हैं। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, आपसे एक और गुजारिश है कि चैनल का सपोर्ट करें दोस्तों, और लोगों को ये भी बताएं कि जो हमारा अगला बैच शुरू होने वाला है ज्योग्राफी से, उसमें हम लोग ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। यानी पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। एक दिन या 2 दिन, जितने दिन में हमारा ब्रीफ डिस्कशन समाप्त होगा, उसके बाद हम लोग उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का। आज का पहला प्रश्न जो कि गुप्त काल पर आधारित है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। वह दोस्तों, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न क्या है कि गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। दूसरा है, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। तीसरा है, बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। चौथा है, मजदूर के श्रेष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो आपको कमेंट में करके बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा। तो फटाफट से दोस्तों कमेंट में आंसर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में जो कथन सही है वह मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। कूट दे रहा है 1 और 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, या इनमें से सभी। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों, प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये आपका सही है। तीसरी सदी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, ये गलत होगा दोस्तों। 5वीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है। चौथा कह रहा है 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, तो ये भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा कहाँ पे दे रहा है, सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न क्या है कि गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, इस काल में बलात्श्रम पहले की तुलना में अधिक प्रचलित हुआ। दूसरा, विष्णु पुराण के एक उदाहरण में निर्दिष्ट है कि प्रयाग तक गंगा से लगे सभी भूभागों पर गुप्त वंश का आधिपत्य था। महरौली शिलालेख यह इंगित करता है कि चंद्रगुप्त बंगाल में शत्रुओं के राज्य संघ के विरुद्ध लड़ा और उसने पंजाब में भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। चौथा है, सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि कौन सा उत्तर सही होगा।
दोस्तों माफ़ कीजिएगा, एक प्रश्न पीछे गलती से आंसर उत्तर कुछ और हो गया, क्योंकि प्रश्न मिलता-जुलता था। तो गुप्त काल के दौरान भारत में बरात श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ये पूछा था। तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिए जाने वाले एक प्रकार का कर माना जाता था। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 226 का आंसर ए होगा, ना कि डी होगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों गुप्त काल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसमें जो पूछा है उसका सही उत्तर क्या होगा कि सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, क्योंकि सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। इसमें नहीं पूछ रहा है, हिस्सा नहीं था, तो इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? प्रश्न क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग के द्वारा, किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है कुमार गुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि उत्तर क्या होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपका ऑप्शन है संस्कृत भाषा एवं साहित्य सदियों के विकास के बाद शाही संरक्षण के माध्यम से वहां पहुंची, जिसे शास्त्रीय प्रकर्ष के एक स्तर के रूप में वर्णित किया गया है। दूसरा, महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। तीसरा कह रहा है कि पुजारियों और मंदिरों को प्रशासनिक एवं वित्तीय निरापदाताओं के साथ साथ भूमि तथा गांव के बढ़े हुए अनुदान दिए जाने से प्रशासनिक सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रभावित था। अगला कह रहा है कि भूमि अनुदानों ने भारत के दासत्ता के कृषि दासता के उद्भव का तथा सामंती विकास का रास्ता खोला, जिसके परिणामस्वरूप कृषक वर्ग में निराशा हुई। तो आपको कमेंट में उत्तर करके बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। भारतीय इतिहास के गुप्त काल के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि महिलाओं की स्थिति को पुनः परिभाषित किया गया, वे औपचारिक शिक्षा की हकदार थीं और इसी कारण से उस काल में महिलाएं शिक्षक, दार्शनिक एवं डॉक्टर थीं। समय पूर्व विवाह कानून द्वारा निषेध था तथा उन्हें संपत्ति का अधिकार था। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में से किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? खरीद, निवेश, स्नेह चिन्ह, उत्तराधिकार। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं निम्नलिखित में किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती हैं? तो ये अर्जित कर सकती हैं स्नेह चिन्ह से। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। दूसरा, योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कर्नाद के शिष्य थे। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे, सही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कर्नाद के शिष्य थे, तो ये गलत हो जाएगा। बस समझ में आ रही है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केवल पहला। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि पतंजलि किसके शिष्य थे, तो पतंजलि पाणिनि के शिष्य थे। किसके? पाणिनि। ठीक है, पाणिनि के शिष्य थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मेघदूत कालिदास, हर्षचरित बाण भट्ट, प्रियदर्शिका हर्ष, ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है, आपको ये उत्तर देना है दोस्तों। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों मेघदूत कालिदास की है, सही है। हर्षचरित बाण भट्ट ये भी सही है। प्रियदर्शिका हर्ष ये भी सही है।
ब्रह्म सिद्धांत नागभट्ट का नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ब्रह्म सिद्धांत जो है वो आपके ब्रह्मगुप्त से संबंधित है। बात समझ में आ रही है? ये ब्रह्मगुप्त से संबंधित है। तो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुप्त के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कालिदास के मेघदूत का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। दूसरा, कुमार संभवम में सती प्रथा का उल्लेख है। तीसरा, गुप्त काल में साहित्य संस्कृत में लिखा गया था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? पहला, दूसरा, तीनों सही हैं या कोई नहीं? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों देखिए, कालिदास के मेघदूत का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने नहीं किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, कुमार संभवम में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। गुप्त काल में साहित्य संस्कृत में लिखा गया था। गुप्त काल में साहित्य संस्कृत में लिखा गया था, तो ये बात भी आपकी सही है। तो केवल दो सही हैं, तो केवल दो। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि गुप्त काल, माफ़ कीजिएगा, पूछ रहा है कि गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, महिलाओं को पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथ अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। दूसरा, पुरुषों के लिए महिलाओं की अधीनता अत्यधिक संस्थागत थी। स्वयंवर की प्रथा को नहीं छोड़ा गया था तथा मनुस्मृति ने लड़कियों के शीघ्र विवाह की वकालत नहीं की थी। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? आपको यही उत्तर देने हैं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिलाओं को पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों, अगर हम पहले कथन की बात करते हैं, क्या ये बात सही है? तो दोस्तों, ये बात सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि पुरुषों के लिए महिलाओं की अधीनता अत्यधिक संस्थागत थी, तो ये सही है। तीसरा कह रहा है स्वयंवर की प्रथा को नहीं छोड़ा गया था और मनुस्मृति ने लड़कियों के शीघ्र विवाह की वकालत नहीं की थी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो केवल दूसरा सही है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस उत्तर के हिसाब से समझ में आ रही दोस्तों? माफ़ कीजिएगा, कितने कथन की बात हो रही, कितने कथन सही हैं, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल एक सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें का केवल दूसरा सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न क्या है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में शब्द ऊपरी कर और उत्तरंग किसे निरूपित करते हैं? कृषि भूमि की माप, शहरी भूमि का वर्गीकरण, कृषि कर, भू राजस्व पर नजर रखने वाले अधिकारी। तो दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में शब्द ऊपरी कर और उत्तरंग किसे निरूपित करते हैं? तो ये कृषि कर को निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। अभी कथन कह रहा है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। दूसरा कह रहा है कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हैं। तो आपका तर्क और कथन के आधार पर उत्तर देना है कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं। और तर्क जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर सत्य नहीं है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। फिर से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होना चाहिए कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, सही स्पष्टीकरण देता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला हो जाएगा। तो ए इज़ द
राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है पाणिनि पुष्यमित्र सुंग से संबंधित है, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए प्यारे दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम पढ़नी की बात करें तो ये किससे संबंधित है आपको ये भी बताना पड़ेगा। तो दोस्तों पढ़नी का जो थे उनका जन्म सिंधु नदी किनारे सालतुला में हुआ था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है। देखिए दोस्तों पढ़नी का संबंध पुष्यमित्र सुंग से इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि पुष्यमित्र सिंह सुंग जो थे वो मौर्य काल के बाद के राजा थे, जबकि पढ़नी का जन्म इनके वर्ष ज्ञात नहीं है। ठीक है। तो पढ़नी की तिथियाँ चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं शताब्दी बताते हैं, जो कि सभी मौर्य काल से पहले की हैं। तो इसका सही उत्तर ये तो नहीं हो सकता दोस्तों। अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। तो अगर अमर सिंह की बात करें दोस्तों तो हर्षवर्धन गुप्त काल के राजा हैं और अमर सिंह गुप्त काल के हैं। यानी हर्षवर्धन जो हैं वो गुप्त काल के बाद का जो काल कहते हैं गुप्तोत्तर काल, उससे संबंधित है, जबकि अमर सिंह गुप्त काल से संबंधित है। तो इसलिए ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा आपका सही है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल तीसरा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात है? विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्यों की राजधानी, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित स्थान, बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर घंटाशाला, कटूरा माफ़ कीजिएगा कदूरा तथा चौल किस लिए विख्यात थे? तो ये विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की, राजेंद्र प्रथम की, अमोघवर्ष की, गौतमीपुत्र सातकर्णी की। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों प्रथम प्रथम वीर उपाधि यानी पृथव्या प्रथम वीर उपाधि किसकी है? तो ये समुद्रगुप्त की है। तो समुद्रगुप्त, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सम्राट है, एक तरफ उपाधि। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। आपको बताना है कि इनकी उपाधि क्या थी। ठीक है दोस्तों, इनकी उपाधि क्या थी? आइए देखते हैं। तो दोस्तों अशोक की जो उपाधि थी वो प्रियदर्शन थी। समुद्रगुप्त की जीत, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, देखिए अशोक की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अशोक की प्रियदर्शन थी और समुद्रगुप्त की जो थी वो क्या थी? तो समुद्रगुप्त की प्राक्रमांक थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विक्रमादित्य थी दोस्तों, और स्कंदगुप्त की क्रमादित्य थी। यानी कि अशोक की जो उपाधि थी वो प्रियदर्शन थी, समुद्रगुप्त की उपाधि प्रक्रमांक थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त का क्रमादित्य था। दोस्तों एक प्रश्न और आप आ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको एक और नाम से आप कमेंट में करके बताइएगा, अभी मैं खुद उत्तर दूंगा। दोस्तों निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि 2, 1, 4, 3 ये ऑप्शन आ रहा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। तो सही कूट से सही उत्तर का चयन करते हुए सही उत्तर आपको बताना है। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ये सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था, तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, तो ये भी सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था, ये पलट के दूसरा प्रश्न भी आ सकता है कि वो कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हुणों को पराजित किया था, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा कि गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था। समझ में आ रही है दोस्तों? तो फटाफट से हमको कमेंट में आंसर कीजिए कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया था उसका नाम था स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? प्रश्न क्या है? परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? न्याय दर्शन, वैश्विक दर्शन, सांख्य दर्शन या फिर योग दर्शन? तो दोस्तों अगर परमाणुवाद की बात करें तो परमाणुवाद जिस दर्शन का मूल सिद्धांत है वो है वैशेषिक। क्या हो जाएगा? वैशेषिक। परमाणुवाद किस दर्शन का मूल सिद्धांत है? वैशेषिक। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त? तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अधिकारी दिया हुआ है, एक तरफ विभाग दिया हुआ है। अधिकारी में महाबालेधिकृत, महादंडनायक, संधि विग्रहिक, भंडागाराधिकृत और दूसरा विभाग दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों आइए देखते हैं, मिलान करते हुए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों महाबलाधिकृत की अगर हम बात करें तो ये सेनापति होगा। महादंडनायक की बात करते हैं तो ये न्यायाधीश होगा। संधि विग्रहिक अधिकारी जो है वो किस विभाग का अधिकारी था? तो ये युद्ध मंत्री था। भंडागाराधिकृत की बात करें तो राजकोष का अधिकारी होता था। तो ऑप्शन आपका होना चाहिए 1 2 3 4। 1 2 3 4 कहाँ पे? ए पे दे रहा है। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है? एक तरफ कर दिया है, एक तरफ विषय दिया हुआ है। भाग भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग। उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर। ऊपरी कर यानी एक प्रकार का भूमि कर होता था ये भी। शुल्क की बात करें तो विदेशी वस्तुओं के आयात पर कर था। तो आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो दोस्तों भूमि उपज का लगभग 1/6 भाग, ठीक है, भाग होता था। उसके बाद उद्रंग एक प्रकार का भूमि कर था, ये भी सही है। ऊपरी कर एक प्रकार भूमि कर था, ये भी सही। शुल्क विदेशी व्यापार का आयात पर कर नहीं था। तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे उसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी, 375 ईस्वी। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और मिस्टेक है प्रश्न में। ये 520 किसी किताब में 320 लिखा हुआ है। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक है उसमें 500 दे रहा है, तो आप उसको ठीक कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, 500 ईस्वी। चलिए अब देखते हैं। तो गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी, 319 से 324 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी या 556 से 66 से 597 ईस्वी। तो क्या है दोस्तों, गुप्त वंश ने जिस अवधि में शासन किया वो था 319 से 500 ईस्वी तक। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रजत यानी चांदी सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
चांदी सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था या फिर कुमारगुप्त? तो दोस्तों चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्या था? द्वितीय था। तो सी ऑप्शन राइट होगा, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल से जुड़िए दोस्तों, क्योंकि हम एक नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी से हमारा प्रारंभ होगा कि पहले हमारा जो सीक्वेंस होगा वो इस प्रकार से होगा दोस्तों कि सबसे पहले हम उसका ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।